एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फाइनली क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो भी था चैप्टर नंबर 1 का सॉलिड स्टेट का, वो मैंने अपलोड हो गया है, वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, आई होप सो। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 है आपका सॉल्यूशन। जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि मैं वो वाले पोर्शन आपको नहीं पकड़ाऊंगी जो ऑलरेडी आपके डिलीटेड है। ठीक है, वो मैंने बताया था आपको, तो आपका उतना टाइम सेव हो जाएगा। सेकेंड थिंग ये है, बार बार बता रही हूँ, उस क्लास में बताया था कि मैंने जो इस चैप्टर के आपके नोट्स है PDF वाले, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे में लिंक के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साइड बाय साइड आपको वीडियोस में नोट्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, तो स्क्रीन पे से देख के आप कोरिलेट भी कर सकते हो मेरे एक्सप्लेनेशन को। अब ये जो नोट्स है, अगर आप लोग ओनली नोट्स पढ़ के जाते हो तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और रट्टा कितना मारोगे, 20-20, 30-30 पेज थोड़ी रट्टा मारेंगे, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट है, राइट। एक सब्जेक्ट होता तो शायद कर भी लिया होता था, बट 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज का भी तो लोड होता है ना माइंड के ऊपर में। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको 1.5 घंटे में मैं पूरा इस चैप्टर को कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपका 1.5 आवर्स में, मतलब 1.5 घंटे में पूरा ये चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाए। जितने भी कंसेप्ट है वो भी समझा के हो जाए, न्यूमेरिकल्स का जो भी बेसिक है वो भी बता के हो जाए, और साइड बाय साइड आपको यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझना है। साइड में आपको दिखेंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको PDF नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे लिंक से, इसी वीडियो के नीचे में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने MCQ वाले क्वेश्चन को। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MCQs को, देखेंगे कि MCQs जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका MCQ को देख रहे हैं। ठीक है, MCQ में आपको बोला गया है, फर्स्ट वाले MCQ को देख लेंगे। वो बोल रहा है शुगर डिजोल्व इन वाटर बिकॉज। देखो, जो थेरी वाले क्वेश्चन है ना, उनको हम लोग यहाँ पे फालतू में लिख के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं जाने का है, क्योंकि अपन को क्विक रिवीजन करना है। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको जस्ट हम लोग फटाफट ऐसे समझते जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका मुझे टाइम सेव करना है, मुश्किल से यार 28-30 डेज रिमेनिंग है, तो अपन ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते। आपको बोला गया है शुगर डिजोल्व इन वाटर बिकॉज, तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो वाला यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो भी आपका शुगर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के साथ में, जिसकी वजह से आपका जो भी शुगर होता है वो डिजोल्व होता है वाटर के अंदर में। आप सबको ये वाली चीज़ अच्छे से पता है कि शुगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ में, जिसकी वजह से वो वाटर में सोल्यूबल रहता है। अगर देखा जाए सेकेंड MCQ को, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट रहेगा, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप सबको पता है कि जो भी गैस की सोल्यूबिलिटी होती है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, पता है ना। जो भी सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर को। तो अगर आपकी सोल्यूबिलिटी जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होंगी। देखो फिर से, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होंगी। मतलब यहाँ पे आपका जो गिवन आंसर है सेकंड वाला वो करेक्ट है। देखेंगे थर्ड वाले आंसर को। थर्ड आंसर में आपको बोला गया यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इज। इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि रट्टा मार के जाऊंगे, मुझे पता है सारे के सारे। आपको बोला गया यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इज। देखो इधर, अगर बोला जाए इसको, तो आपका लॉ होता है S = KH × P, है ना। तो KH जो होता है वो होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब आपका KH होता है, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, S/P। कुछ भी नहीं करना है, इस P को इसके नीचे भेज दिया, इस P को इसके नीचे भेज दिया। अब देखो, सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार। मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, अगर इसको हम लोग लिखने जाते हैं तो मोल। लीटर जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो वो लीटर का इन्वर्स बन जाएगा, बार जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो वो बार का इन्वर्स बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके KH का जो भी यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, मोल, लीटर इन्वर्स, बार इन्वर्स, मतलब ऑप्शन B। ठीक है, ध्यान से देखते चलना है। ऐसा मत सोचना कि मैं वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ, मुझे तो MCQ आते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कुछ MCQs में आंसर मिस्टेक की गई है, इसलिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखो, MCQ को भी इग्नोर मत करो। तो ये वाला क्वेश्चन रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं है, समझ गया ना, देखते से समझ में आ जाता है। चलो ठीक है, अब देखेंगे आगे। आपको बोला गया है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमेशा वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर में। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा
तो आपका जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर में डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा फोर्थ वाले एमसीक्यू के लिए। अब मूव करेंगे फिफ्थ वाले एमसीक्यू पर। देखो थोड़ा ध्यान देना, फिफ्थ वाले एमसीक्यू में आपको बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखना, फॉलोइंग सॉल्यूशन सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। वो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो है वो किसका ज्यादा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सेकंड दे रखा है प्योर सॉल्वेंट वाटर, थर्ड दे रखा है 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और फोर्थ दे रखा है 2 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आप लोग खुद ही सोचो यार, अगर हम लोग खुद ही सोचे ना तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की है, वो चीज ये है कि अगर आपको मैं बोल दूं, एक मिनट, ये वाला एमसीक्यू कौन सा था आपका, थर्ड वाला। अब हम लोग देख रहे हैं आपके फिफ्थ वाले एमसीक्यू को। फिफ्थ वाले एमसीक्यू में आपको बोला गया है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपको दे रखा है 2 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन आप लोग खुद ही सोचो, हमेशा आप सबको पता है कि जो भी प्योर वाटर होता है, मतलब जो भी प्योर सॉल्वेंट होता है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा कैसा रहता है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा मैक्सिमम रहता है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी ये वाला जो आंसर यहाँ पे मेंशन है बोल्ड वाले, इसमें वो रॉन्ग है। इसलिए मैं बोल रही हूँ रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो बुरा फंसोगे। यहाँ पे बोला गया है फॉलोइंग सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। आपने बहुत बार पढ़ा है, मैंने वीडियोस में भी आपको बताया था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा मैक्सिमम रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिफ्थ वाले का आंसर बी वाला होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ एमसीक्यू का आंसर बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब देखेंगे अपन लोग सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व्ड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज। यहाँ पे भी आंसर में गड़बड़ी है, इसलिए थोड़ा ध्यान दो, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, हम लोग देखेंगे सिक्स्थ वाला एमसीक्यू को। सिक्स्थ वाले एमसीक्यू को हम लोग देख रहे हैं। सिक्स्थ वाले एमसीक्यू में आपको बोला गया है कि जो भी आपका राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ के हिसाब से जो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही मतलब होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, यही होता है। अब ये जो होता है ये हमेशा x2 के इक्वल होता है, और x2 का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का ही मतलब आपका x2 होता है। अब देखो आपको क्या बोला गया है, आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये तो गलत है क्योंकि ये तो सॉल्यूट है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थर्ड आपको दे रखा है डज नॉट डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो ये वाले आंसर को इन्होंने बोल्ड करके रखा है, बट ये आंसर सिक्स का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है डज नॉट डिपेंड, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना, वो तो डायरेक्टली डिपेंड करता है इसके ऊपर में, तो वो भी आंसर आपका गलत है। तो सिक्स्थ वाले एमसीक्यू का आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा बी वाला। सिक्स्थ वाले एमसीक्यू का बी आंसर ही मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन सिक्स्थ वाले एमसीक्यू का आंसर बी ही रहेगा। ठीक है, राउल्स लॉ के हिसाब से वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को। सिक्स्थ का बी। ठीक है, अब सेवेंथ का। सेवेंथ में तो भी थोड़ा ध्यान दो, सेवेंथ में भी आपके एमसीक्यू में मिस्टेक की गई है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज। देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक की गई है। आपको बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज। देखो सबसे पहली चीज ये है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M होता है। अब आप सबको पता है कि KF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसी का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ये M नीचे चले जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा डेल्टा TF अपॉन M। कुछ भी नहीं होने वाला, ये जो M है ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब आपको पहला पॉइंट बोल रखा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो M है ये मोलैलिटी है आपकी, आप सबको पता है, मैंने बताया था छोटा m मतलब मोलैलिटी ही होता है। फर्स्ट थिंग आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी KF है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m को, मतलब आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट तो है। फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। ये तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलारिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ है, और मोलारिटी तो आता ही नहीं है। तीसरी थिंग बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ मोलारिटी, ऐसा भी नहीं है ना मोलारिटी टर्म। फोर्थ बोला गया है एक्सप्रेस इन केल्विन केजी पर मोल। देखो अब क्या होगा, अगर हम लोग केएफ के यूनिट की बात करते हैं, केएफ के यूनिट की अगर बात की जाए तो केएफ के यूनिट में आप लोगों ने देखा इसका वैल्यू है डेल्टा टीएफ अपॉन एम। ठीक है, अब जो भी डेल्टा टीएफ है ये टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन रहेगा, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। यही होता है ना, मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी। अगर इसको लिखा जाए केल्विन केजी, और जब ये मोल ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स। मतलब इसका यूनिट क्या रहता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। मतलब यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे मेंशन गलत की करके रखा है, एमसीक्यू थोड़े से दिए थे, उससे अच्छा आंसर ही नहीं देते थे। अब आंसर अगर दिया है तो कम से कम सही तो आंसर देना चाहिए था यार। तो फिफ्थ वाले का आंसर बी वाला है, सिक्स्थ वाले का आंसर भी बी वाला है, और सेवेंथ वाले का आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे ए और डी दोनों आएगा। यूनिट जो है वो भी सही है और फर्स्ट वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सेवेंथ में ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो उन्होंने दिया है वो मिस्टेक है, करेक्ट करो उसको मेरे हिसाब से। 8 वाले का अगर बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। वो आपको पूछ रहा है कि 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर सुक्रोज के लिए क्या रहेगा। देखो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ये भी है 0.1 मोलर, ये भी है 0.1 मोलर। अगर कंसंट्रेशन है सेम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा रहेगा, सेम। ये आंसर करेक्ट है 8 का डी वाला। अब आपको बोला गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस इज। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पीडीएफ देने वाली हूँ लिंक में, वहां पे मैंने करेक्ट आंसर टिक मार्क किए, तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 9 को। प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको बोला गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज। हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू आपको दे रखा है 6.7 इंटू 10 की पावर -4। 6.7 इंटू 10 की पावर -4। साथ ही साथ आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का वैल्यू है 0.65 बार। और आपको पूछा गया है बताओ सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा। आप सबको पता है कि सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, S = KH इंटू P। ठीक है, KH का वैल्यू दे रखा है 6.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू प्रेशर का वैल्यू है 0.65। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 4.355 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट रहेगा। आई होप सबको एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया है जो मैंने बताया है। 5th एमसीक्यू, 6th एमसीक्यू और 7th एमसीक्यू में आंसर मिस्टेक कर रखी है, करेक्ट करना। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा, तो पीडीएफ में जाके देख लो नीचे लिंक में। चलो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू खत्म होता है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने उन नोट्स की तरफ जो कि है क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के सेकंड वाले पार्ट, मतलब है वेरी शॉर्ट आंसर। सो यस गाइस, नाउ विल सी वेरी शॉर्ट आंसर्स। और ये जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है ये है 1 मार्क के। मतलब ये आंसर आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है, हार्डली 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 3 लाइन में। उसके ऊपर ये आंसर नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 ही मार्क कैरी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। जो भी पार्ट थ्योरेटिकल है, ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको बड़े बड़े यहाँ पे लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी। अगर ऐसा करते बैठेंगे तो 6-7 घंटे भी कम है एक चैप्टर के लिए। अपन को क्विक रिविजन करना है 1.5 घंटे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखूंगी जो रिक्वायर्ड है, जहाँ पे कंसेप्ट लगता है, दैट ओनली वी विल डिस्कस एंड अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये जो होंगे ये आपके 1 मार्क के होंगे। देखेंगे सबसे पहले आपको बोला है व्हाट आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक, आप सबको पता है कि हाइपर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। अगर आपको टोनिक बोला गया है, टोनिक मतलब क्या है, टोनिक मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो आपको बस वो इतना कहना चाहता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए तो उनका नाम है हाइपर। अगर कंसंट्रेशन है ज़्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा रहेगा, ज़्यादा।
क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कंसंट्रेशन है ज़्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। हाइपरटोनिक में हाइपर है, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। अब आधे लोग सोचेंगे समझ तो गया, मैं कैसे लिखूंगा, मुझे कैसे पता। तो मैं बुक में टिक मार्क नहीं कराने वाली हूँ कि देखो भाई यहाँ पे है, क्योंकि बुक में तो पैराग्राफ के फॉर्म में वो दिया रहता है, सिस्टमेटिकली आंसर थोड़ी दिया है। और आपके पास इतना थोड़ी टाइम है कि आप अभी बैठ के नोट्स बनाएंगे 30 दिन में। नोट्स बनाएंगे तो पढ़ेंगे कब, इसलिए मैं आपका वाला काम ईजी कर दे रही हूँ। मैंने नोट्स के फॉर्म में एकदम सिस्टमेटिकली आंसर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है, किस वे में आपको आंसर को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने साल भर पढ़ाई भी नहीं की ना तो भी टेंशन मत लो, क्वेश्चन बैंक तो भी एटलीस्ट अच्छे से करो यार, सच में बता रही हूँ मैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे ही आते हैं। अब नोट्स बनाने में भी टाइम वेस्ट मत करो। मैंने आंसर को इतने अच्छे से दिया है, उसको पढ़ोगे ना, मेरे कंसेप्ट को समझ लोगे ना, यू विल रॉक गाइस। ठीक है, समझ गया सबको। आंसर्स वहाँ से देख लेना, वो पीडीएफ को डाउनलोड करो, हो सके तो सारे पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख दो अपने पास में। मैं बोलूँगी सॉफ्ट कॉपी से मत पढ़ो, प्रिंट आउट निकाल के रखो। चलो, आपको बोला गया है व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला गया है, सिर्फ मैंने आपको 2 ही चीज़ें बताई थी। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो उसमें एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आता है। देखो याद कैसे रखना है, मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट में आता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और कहीं पे भी अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए, फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमेशा वहाँ पे आता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे याद रहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट में एबुलियोस्कोपिक रहेगा। याद करो, कुछ बताया था, बॉइलिंग पॉइंट के स्पेलिंग में ही आता है बी, एबुलियोस्कोपिक के स्पेलिंग में ही आता है बी। बी 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 वो वाली बी मत समझना, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट में भी बी आता है और बॉइलिंग पॉइंट में भी आता है, दोनों तरफ है बी। इसलिए वो खुद बोल रहा है कि मेरे अंदर बी आता है, मैं तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में ही आऊँगा, तो क्रायो जो बचेगा वो तो फ्रीजिंग पॉइंट में ही आएगा। दैट्स इट, समझा या नहीं। अब वो बोल रहा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या रहेगा। तो आप सबको पता है, हम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने जाते, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम होता है। अब आप सबको पता है कि के एफ का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। ये एम को नीचे भेज दिया, ये एम को नीचे भेज दिया, तो के एफ जो रहेगा इसी का मतलब डेल्टा टी एफ रहेगा। अगर आपकी मोलैलिटी 1 हो जाए, अगर मोलैलिटी 1 कर दिया जाए तो डेल्टा टी एफ अपॉन 1 आ जाएगा। मतलब के एफ जो है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, वो किसके इक्वल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, देखेंगे इसको। चलिए, अब आधे लोग सोचेंगे 1 मार्क में पता कैसे चलेगा कितने लाइन लिखना है। तो मैंने वहाँ लिख दिया है, जितने लाइनें मैंने लिखा है ना, आप समझ जाना, आपके अकॉर्डिंगली मैंने फ्रेम किया है उसको। सिर्फ मेरी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, उसे थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बट हैंड रिटन नोट्स सारे मेरे रहेंगे, तो आप लोग वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम सेव करो, उतना ही टाइम बाकी सब्जेक्ट्स को दो, ऐसी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड क्वेश्चन की, तो बोला गया है राइट द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। आप सबको पता है कि क्या होता है, आपको यहाँ पे रीजन नहीं देना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपको वहाँ पे बस बताना है कि इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, अगर आपने कोई भी चीज़ के अंदर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है, तो जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, बस ये एक लाइन से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। राम कहानी नहीं सुनाना है, क्योंकि 1 ही मार्क का क्वेश्चन है। तो बस इतना ही याद रखना है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे याद रहेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। याद करो, 2 ही टर्म हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला टर्म जो है वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला टर्म पढ़ा है। और दूसरा टर्म हम लोगों ने पढ़ा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाला टर्म सेकंड पढ़ा है। ठीक है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज और डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज। डिप्रेशन के स्पेलिंग में भी आता है डी और डिक्रीज के भी स्पेलिंग में आता है डी, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, डिक्रीज होता है, बस वही लिखा है। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, डिक्रीज होता है। समझा या नहीं। चलो, ये हो गए थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप सबको पता है राउल्स लॉ। अब सुनो,
राउल्स लॉ से ना बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राउल्स लॉ का क्वेश्चन पेपर में रहेगा, छोड़ने का मत। बहुत क्वेश्चन आए राउल्स लॉ से। चलिए देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या रहेगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखते चलेंगे, ठीक है। अब बोला गया है एक्सप्रेशन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ वाले का। तो आप सबको पता है कि एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2, ये होता है ना एक्सप्रेशन। आप सबको ये भी पता है P1 नॉट है, ये प्योर सॉल्वेंट का रहेगा, 0 है तो ये सॉल्यूशन का रहेगा, ये प्योर सॉल्वेंट का रहेगा, और ये क्या रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन दे देना और टर्म्स बता देना, मैंने पेपर में दिया है, नोट्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में है स्टेट द राउल्स लॉ, ये आपको बोल रहा है कि राउल्स लॉ को एक्सप्लेन करो, राउल्स लॉ को थोड़ा सा स्टेट करो कि राउल्स लॉ क्या कहता है। चलिए देख लेंगे कि राउल्स लॉ कहता क्या है। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को कि राउल्स लॉ क्या कहता है। आप सबको पता है कि राउल्स लॉ कहता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर रहता है उसी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यही होता है। आप सबको पता है ये सॉल्यूशन का होता है, आप सबको पता है ये सॉल्वेंट का होता है, प्योर सॉल्वेंट का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट है, नॉट मतलब प्योर होता है और वो सॉल्वेंट रहता है। और ये क्या रहता है? ये रहता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये रहता है आपका एक्सप्रेशन फॉर राउल्स लॉ, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन कर देना वर्ड्स में, ये मैंने दे रखा है। फिर नेक्स्ट है आपको बोला गया स्टेट हेनरी लॉस, हेनरी लॉ को बता दो क्या रहेगा। तो हम लोग देखेंगे सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में। आप सबको ये भी पता है कि हेनरी लॉ में क्या होता है, सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है KH इंटू पी। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब सोल्यूबिलिटी होती है। KH का मतलब क्या होता है? अगर लॉ का नाम है हेनरी तो कांस्टेंट का नाम भी हेनरी ही डालना पड़ेगा, नहीं तो हेनरी मार डालेगा। ये होता है आपका प्रेशर, ठीक है। तो ये बस यही वाली चीज बतानी थी। देखो 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन इसको सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम करना है। कैसे फ्रेम करना है नोट्स में देख लो, मस्त बता के दिया है। बुक से देखोगे तो बुक में प्रॉपरली फ्रेम नहीं है, वो एक कैसा लिटरेचर टाइप रहता है ना। वो आंसर्स तो हमें उसमें से निकालने के, कौन से पॉइंट हमें लिखना है, ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा पेज लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ये रहेगा, ये नोट्स निकाल के आपका टाइम मैंने बचा दिया है, सेव कर दिया है, ये चीज़ को आप बता देना। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन दिखाता है? इथेनॉल और एसीटोन का अगर मिक्सचर ले लिया जाए तो वो आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर ले लो तो अब भी वो आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। अब जो 7th वाला क्वेश्चन है ना, वहां से आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा ना पूछ के इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए रहेंगे, इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, टोलिन प्लस बेंजीन, एनिलीन प्लस टोलिन, आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए रहेंगे। पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वही रहेंगे पेपर में, बट चेंज करके क्वेश्चन को आ सकता है। तो मैं आपको वो भी सब बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन को कैसे और पूछा जा सकता है। मतलब आप लोग जो है ना रॉक कर दोगे पेपर में बस। तो ठीक है, 7th वाले का आंसर आपको दे देना एग्जाम्पल। चलिए देखेंगे 8 वाले पे। 8 में बोला गया है कि एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज क्या रहता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देखेंगे इसको। अगर बोला जाए 8 MCQ को, तो 8 MCQ में आप सबको पता है कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल स्टूडेंट, सॉल्यूशन के जगह पे अपना नाम रख दो बस, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल अंकिता, आप अपना नाम रख दो। अब आइडियल मतलब क्या होता है? जिसके अंदर में डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग भी 0 हो, जिसके अंदर में डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी 0 हो, क्योंकि वो आइडियल है। आइडियल है, वो चेंज नहीं दिखाएगा, आइडियल है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे। ठीक है, बस ये 2 ही चीज़ बताने का, ज़्यादा उसको एलाबोरेट नहीं, क्योंकि एक ही मार्क का है। अब देखेंगे आपको नेक्स्ट बोला गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर दिस एंड दिस एट सर्टेन टेम्परेचर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा गया है तो ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क के लिए डिजर्व नहीं करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है। जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, वो 1 मार्क का तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये 1 मार्क का तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं बोल रही हूँ ऐसा 101%। चलिए देखेंगे 9th वाले क्वेश्चन को कि है क्या वो, क्या पता 2 मार्क में आ जाए, बट मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं उसमें। फिर भी देख लेते हैं यार, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। चलो देखेंगे 9th वाले को। अगर बात की जाए 9th वाले क्वेश्चन की, तो 9th वाले क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या दे रखा है। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A दे रखा है, मतलब ये आपको
P1 नॉट का वैल्यू दे रखा है 0.6 बार। मैंने पीडीएफ में भी सॉल्व कर दिया है, नोट्स में सब है आपके पास में, ठीक है। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी भी दे रखा है P1 नॉट, इसका वैल्यू दे रखा है आपको P2 नॉट 0.933 बार। 1 मार्क के लिए ये नहीं आएगा, पेपर में आएगा तो। साथ ही साथ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, मतलब ये आपको x2 का वैल्यू पूछा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है वेपर प्रेशर ऑफ देयर मिक्सचर मिक्सचर का वेपर प्रेशर दे रखा है और इसका वैल्यू है आपका 0.8 बार। चलिए देखेंगे तो जो भी आपका क्वेश्चन होता है फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है P इक्वल्स टू, P मतलब ही P ऑफ मिक्सिंग इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है, इंटू x2 प्लस P1 नॉट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। P इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 प्लस P1 नॉट। देखेंगे इसको, P2 नॉट का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, P2 नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है 0.933 माइनस P1 नॉट का वैल्यू दे रखा है 0.6 इंटू में x2 का वैल्यू आपको निकालना है प्लस P1 नॉट का वैल्यू दे रखा है 0.6 और P का वैल्यू है 0.8। सब दे दिया है सिस्टमैटिकली, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे देखो इधर। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले आप लोग इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। 0.933 माइनस 0.6, इसका वैल्यू आता है 0.333 इंटू x2 प्लस 0.6। 0.8 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.333 टाइम्स x2। कुछ भी नहीं करना है, इस प्लस 0.8 को जब इधर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, माइनस पॉइंट। प्लस 0.6 को जब राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, माइनस 0.6। यह बचेगा 0.2 इक्वल्स टू 0.333 टाइम्स x2। सो आपके x2 का वैल्यू कितना आएगा, 0.2 अपॉन 0.333। ऐसे ही करेंगे ना, देखो क्या करेंगे, इजी नीचे चले जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपका आता है 0.6, तो आपके x2 का वैल्यू आता है 0.6, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वहां पे आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये सारी कैलकुलेशंस दे रखे, रिलेटिव वेपर प्रेशर निकालने के लिए कहा गया है। चलो देख लेते हैं इसको क्या कहता है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं 10th नंबर के प्रॉब्लम को। 10th नंबर में कहा गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज गिवन एज। आपको प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे रखा है, प्योर लिक्विड का, और इसका वैल्यू है आपका 0.043। 0.043 बार आपको प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे रखा है। साथ ही साथ आपको बोल रहा है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू इट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी। आप सबको पता है कि सॉल्यूशन के लिए जो भी वेपर प्रेशर लिखते हैं उसमें कभी भी नॉट नहीं आता है, सॉल्वेंट में आता है। तो ये है आपके सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वैल्यू आपको दे रखा है 0.041 बार। आपको कहा गया है कैलकुलेट द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग पूछा गया है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आधे लोग सोचेंगे ये है क्या चीज, मुझे तो पता ही नहीं, बस इतना समझ लो, रिलेटिव लोडिंग पूछा गया है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप लोग साइड में स्क्रीन पर भी देख सकते हो। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही मतलब होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव है। अब देखो P1 नॉट का वैल्यू कितना है 0.043, P1 का वैल्यू कितना है 0.041, P1 नॉट का वैल्यू कितना है 0.043। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 0.0465, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर लाना है। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो अगर करना है तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ये होता है आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं आपको सब सॉल्व करवा के दे रही हूँ, पेपर में रॉक करना है, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट दिया है मैंने नोट्स में, वैसे अगर हो सके तो यहाँ से अगर नहीं भी लेते हो तो नोट्स में सब मिल जाएगा नीचे के लिंक में। चलो अब हम लोग देखेंगे अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। चलिए गाइस हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो है टाइप 1 के, ठीक है। टाइप 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2 मार्क के। हमेशा याद रखना, आंसर लिखने से पहले एक बार मार्क्स जरूर चेक कर लेना कि कितने मार्क के लिए पूछा गया है, बहुत मैटर करता है। मैं आपको टिक मार्क नहीं करवा रही क्योंकि मेरे को आपका काम इजी करना है। टिक मार्क तो यार सभी कराएंगे, लेकिन टिक मार्क करने के बाद भी फिर आप वो थोड़ी लिखोगे ना बुक का लैंग्वेज, वैसा का वैसा। थोड़ा सा आंसर के सेंटेंस को मॉडिफाई करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि वही पैराग्राफ छापे आ गए,
ऐसा नहीं चलता है ना। तो देखेंगे इफेक्टिव आंसर होना चाहिए, तभी जाके इफेक्टिव मार्क्स मिलते हैं, तो कचरे में मार्क्स मिलते हैं। चलो अब हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। वहाँ पे आपको बोला गया है आपको एस्टेब्लिश करना है रिलेशन या तो फिर इक्वेशन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के बीच में, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के बीच में क्या रिलेशन होता है, बस आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को 2 मार्क के लिए डिजर्व ही नहीं करता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम 1 मिनट का ही क्वेश्चन है वो। देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको ये है टाइप 1 के, तो टाइप 1 में ये आपके 2 मार्क्स के, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे ये दे रखा है आपको। देखो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, वहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाने में आपकी हेल्प करूँगी, जिससे वो थ्योरी समझ जाए नोट्स में लिखी हुई। लेकिन जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है मुझे पता है सबको वहाँ पे सब सारे के सारे फंस जाते हो, प्रॉब्लम्स जाती है, इसलिए मैं उसको डिस्कस करवा रही हूँ। चलो देखेंगे। आपको वैल्यू दे रखा है पाई इक्वल्स टू N2RT अपॉन V, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो बोल रहा है कि बस बता दो कि पाई और मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो इधर क्या होगा, सबको पता है कि N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ही क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास मतलब होता है W, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है M। यहाँ पे 2 अगर आ जाए तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा। अगर यहाँ 1 आता था तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 2 आया है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बस कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, N2 के जगह पे लिखेंगे W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, RT अपॉन V एज इट इज है, कुछ भी नहीं करना है। देखो इधर RT अपॉन V को एज इट इज लिखा, सिर्फ N2 के जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है, W2 अपॉन M2 को, N2 के जगह पे हम लोगों ने W2 अपॉन N2 लिख दिया, ठीक है। अब आप सबको ये भी पता है कि जो भी आपका W2 है वो मास है, जो भी आपका M2 है वो मॉलिक्यूलर मास है, ये सबको पता है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया है ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास के बीच में। इतना सा स्टेप, सिर्फ ये स्टेप को 2 मार्क मिले, बोलो इतना इजी कहाँ मिलेगा, फिजिक्स में भी नहीं मिल जाते इतने इजी मार्क्स। तो अब देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि मैंने खूब जोर शोर से पढ़ाया था वीडियोस में, अगर याद होगा तो। लेकिन हाँ, PDF फॉर्मेट में आपको दे रखा है, आप यहाँ पे भी देख पाओगे उसको, PDF फॉर्मेट में भी दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। आपको बोला गया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप सबको पता है सॉल्यूशन की जगह स्टूडेंट वर्ड इमेजिन कर लो। आइडियल स्टूडेंट मतलब क्या रहेगा, जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करेगा, क्योंकि उसका नाम ही है आइडियल, तो वो ओबे करेगा राउल्स लॉ को, नॉन आइडियल नहीं करेगा। फिर आपको बोला है डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, सबको पता है वो 0 होता है, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी 0 हो जाएगा। नॉन आइडियल में क्या होगा, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। दे देना इसका एग्जाम्पल, दे देना इसका एग्जाम्पल, काम खत्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 इस पार्ट का। गिव 2 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू इट। यहाँ पे मैं थ्योरी को यहाँ पे लिख के दूंगी, फिर आप देख के लिखोगे, उस टाइप से हम लोग नहीं जाएंगे। इतना टाइम किसके पास है यार, 30 दिन बाकी है, 28 दिन बाकी है मुश्किल से। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ समझा दूंगी, थ्योरी नोट्स में मिल जाएंगी, स्क्रीन पे दिख जाएंगी, हो जाएगा क्लियर। कंसेप्ट मैं समझा देती हूँ 1 मिनट के अंदर में। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रखा है कि बताओ वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो लोअर क्यों हो जाता है बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। मतलब कहना उसका ये है कि जो भी वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, मैं आपको पहले ये भी बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। इस क्वेश्चन का इसका ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is lower as compared to vapor pressure of solvent। दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आएगा कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ या आंसर लिख रही हूँ। ध्यान से सुनना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के टाइप 1 के जो 2 मार्क्स ईच है, उसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, बट आंसर यही वाला रहेगा। अब देखो उस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं ना, मैं वो भी बता रही हूँ, इसलिए ध्यान दो।
उस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन वही है, आंसर दोनों का सेम ही है, बट क्वेश्चन का फॉर्म अलग कर दिया। अब जो क्वेश्चन ये लोग मतलब जो स्टूडेंट से रट्टा मार के जाएंगे ये वाला, क्या उनको आएगा, क्या नहीं आएगा, तो मैं आपको वो भी बताते जा रही हूँ कि इसको कैसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। लो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। चलो, क्योंकि वो हो सकता है आप लोग फ्रेम नहीं देख पा रहे हो, बट मैं कर सकती हूँ फ्रेम। यहाँ पे आपको बोला गया रीजन देख लेते हैं, देखो क्या होगा। सपोज मैंने ये वाला लिया है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला है सॉल्यूशन को। ये है आपका प्योर सॉल्वेंट और ये है आपका सॉल्यूशन। आधे लोग सोचेंगे सॉल्यूशन तो मुझे दिख गया, बट सोल्यूट का है, सोल्यूट के बिना थोड़ी सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे ये रहे आपके सोल्यूट पार्टिकल्स। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं बात करती हूँ प्योर सॉल्वेंट की, तो ये आराम से वेपराइज होगा, आराम से इसके वेपर्स फॉर्म होंगे अगर इसको हीट किया जाए तो। बट अगर इसको हीट किया जाए तो ये वेपराइज होगा, ये वेपराइज होगा, ये हो पाएगा, बट क्या ये हो पाएंगे वेपराइज? नहीं हो पाएंगे। मतलब यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा। समझा या नहीं? इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि पूरा सरफेस खुला है। इसकी बात करेंगे तो कुछ सरफेस जो है वो सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो कुछ ही जगह से वेपर निकल पा रहे हैं, इसलिए वेपर प्रेशर कैसा है इसका कम रहता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहता है क्योंकि सोल्यूट सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है KF और KB के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिससिमिलैरिटीज बताइए। तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट्स देने के। सबसे पहले अपन देखेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या है और हम लोग फिर देखेंगे डिससिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। देखो सीधी सीधी बात यह है कि KF का यूनिट भी क्या होता है। KF का आपका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, केल्विन kg इनवर्स और मोल, ठीक है। ये होता है आपका यूनिट केल्विन kg और मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल, यस। तो यहाँ पे भी आपका यूनिट यही है और यहाँ पे भी आपका यूनिट यही है। ये क्वेश्चन कहीं पे दिया नहीं है इसका आंसर, लेकिन ये डायरेक्ट भी नहीं है, तो सिमिलैरिटी आपके यूनिट की है। बट अगर मैं बात करती हूँ डिससिमिलैरिटी की, तो आप एक्सप्रेशन दे दो कि डेल्टा TF का मतलब होता है KF इंटू M। इसी का मतलब KF का मतलब क्या रहेगा, डेल्टा TF, ये M नीचे चले जाएगा, ये M नीचे आ गया। इसकी बात करी जाए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मतलब यहाँ पे KB का वैल्यू कितना रहेगा, डेल्टा TB अपॉन M। कुछ भी नहीं करना है, इस M को नीचे लेके चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन डिफरेंट है। ये एक डिससिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी क्या है, यूनिट है सेम। समझा या नहीं? चलो अब हम लोग देखेंगे 5th वाले क्वेश्चन को, देखेंगे कि 5th वाला क्वेश्चन कहता क्या है। चलिए गाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, जो कि है आपको बोला गया है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसने आपको बता दिया है कि आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करो आफ्टर डिसोसिएशन, और वो आपको बोल रहा है कि बताओ किसके लिए हायर फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैं आपको वो सेकंड टाइप का भी बता रही हूँ कि इसको कैसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आएगा, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़े से वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, और क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग देखो और कैसे पूछा जा सकता है वो भी बता रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन की, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th वाले क्वेश्चन को। 5th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है 0.1 मोलर KCl, आपको KCl 0.1 मोलर दे रखा है। साथ ही साथ आपको एल्यूमिनियम सल्फेट जो है Al2SO4 3 टाइम्स। एल्यूमिनियम सल्फेट का आधे लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट अब पता कर लो, क्योंकि पेपर में अगर आया तो फिर वहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको बोला गया है हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका रहेगा। अब अदर टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा वो भी बताती हूँ, 2 मिनट रुको। देखो इसको जब तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, K प्लस Cl माइनस Im, ऐसे तोड़ेंगे ना। लेकिन जब इसको तोड़ने की बारी आएंगी तो यहाँ सारे के सारे फंसेंगे। देखो क्या करने का है, एकदम ध्यान से देखना। आप लोग यहाँ पे ध्यान पे ये देखते हो, SO4 के नीचे है 3, तो Al का चार्ज भी कितना बनेगा, 3, पता है ना, क्रॉस, याद करो क्रॉस। इसके नीचे वाला इसका चार्ज बनेगा, Al के नीचे है 2, तो SO4 का चार्ज कितना बनेगा, 2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप इसको तोड़ते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया, Al के नीचे है 2, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स Al। देखो Al के नीचे है 2, इसलिए यहाँ पे बना 2 टाइम्स Al,
ठीक है। साथ ही साथ SO4 के नीचे है 3, इसलिए 3 टाइम्स SO4, इतना समझ गया। SO4 के नीचे 3 है इसलिए 3। अब देखो Al का चार्ज कितना रहेगा, क्रॉस Al का चार्ज रहेगा 3+, और SO4 का चार्ज कितना रहेगा 2-। अगर एक है प्लस, दूसरा क्या रहेगा माइनस। इसका नीचे वाला इसका चार्ज, इसके नीचे वाला इसका चार्ज, जो नंबर इसके नीचे वो यहाँ पे आएगा। चलो ये हो गया। अगर मैं बात करूँ इसकी 0.05 है, तो ये भी कितना रहेगा 0.05, ये भी कितना रहेगा 0.05। आधे बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे 2 भी तो है, इस 2 को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 3 भी तो है ना, इस 3 को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.1। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ इसके वैल्यू की, तो आपका जो इसका वैल्यू आता है वो आता है 0.15, ठीक है। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे, 0.1 + 0.15 कितना वैल्यू आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब लोग देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे भी रहेगा 0.1, यहाँ पे भी रहेगा 0.1, 0.1 + 0.1 कितना हो जाएगा 0.2, तो यहाँ पे आपका वैल्यू है 0.2, यहाँ पे आपका वैल्यू है 0.25। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करती हूँ KCl की, तो KCl के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.2, ये है आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ Al2SO4 3 टाइम्स के लिए, तो आपके वहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.25, ठीक है। ये है आपके टोटल मोल्स। देखो आप सबको मैंने बताया था, ये बताया था कि जिसके टोटल मोल्स होते हैं ज़्यादा, जिसके टोटल मोल्स होते हैं ज़्यादा, उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कैसा रहता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहता है ज़्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहता है ज़्यादा। साथ ही साथ उसी के केस में आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहता है ज़्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको हर कोई सॉल्व करवा के देगा, बट ये नहीं बताएगा कि और ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कंसंट्रेशन चेंज करके आएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे वो ये है, आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया है, रिवाइंड करके देख लेना नहीं समझाए तो। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा रहेंगे, 0.2 छोटा है, 0.25 ज़्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ज़्यादा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ज़्यादा, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा ज़्यादा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा वो बताओ, बट अगर उसके जगह पे आ जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा, तब भी याद रखना है ऐसे केस में इसका ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये नहीं आया, अगर ये आया तब भी आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कैसे सॉल्व करना है, समझा या नहीं। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, मैंने अच्छे से PDF में सब ब्रीफली एक्सप्लेन किया, टेंशन मत लो। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 क्या कहता है, 6 आपको बोल रहा है व्हेन 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज। सबसे पहले आप 2 पार्टीशन बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब यहाँ पे आपको जो मास का वैल्यू दे रखा है, ये है आपका फर्स्ट सेट और ये है आपका सेकंड सेट। ऐसे 2 सेट आप बना लो, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो इसी फैशन में आएगा, सेट याद से बनाना, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाएगी। W1 का वैल्यू है 50 ग्राम्स, ठीक है। आपको दे रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका वैल्यू है 2.0 K, मतलब ये केल्विन है। साथ ही साथ आपको सेकंड सेट में दे रखा है व्हाट विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड केस में आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो मास दे रखा है वो मास आपको यहाँ पे दे रखा है 30 ग्राम्स, आई थिंक। यस, ये क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहली थिंग की, तो सबसे पहली थिंग तो ये है, आधे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे, वो सोचेंगे कि वो तो मोलैलिटी था, मास तो वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी तो आ रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बहुत सारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स तो आते ही है, स्टूडेंट है तो कन्फ्यूजन तो दिमाग में आएंगे ही। चलिए देखेंगे आगे का पार्ट इसका, हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आप सबको पता है कि जो भी आपके डेल्टा TB का वैल्यू होता है, एकदम ध्यान से देखना, डेल्टा TB का मतलब होता है KB × M। आप सबको ये भी पता है कि M का मतलब मोलैलिटी होता है,
बट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि दोनों केसेस में सॉल्वेंट सेम यूज किए गए, तो दोनों केसेस में सॉल्वेंट का मास सेम रहेगा, दोनों केसेस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा। क्योंकि दोनों केसेस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास सेम इसलिए क्योंकि दोनों केसेस में आपके सॉल्वेंट सेम है, सेम सॉल्वेंट वहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने नोट्स में एकदम मस्त तरीके से आपको देखो 2-3 लाइन में यहाँ बता भी दिया है कि यहाँ पे सॉल्वेंट सेम है। अगर सॉल्वेंट सेम आ जाए, सॉल्वेंट का अमाउंट भी सेम आ जाए, तो ऐसे केस में जो भी मोलालिटी रहती है, देखो ध्यान से, अगर आपका सॉल्वेंट सेम आ जाए, आधे बच्चे वहाँ पे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, और अगर सॉल्वेंट का अमाउंट भी सेम आ जाए, अगर नहीं भी आता है ना टेंशन मत लो यार, इतना तो भी अच्छे से करो, सच में बता रही हूँ खूब मार्क्स मिलेंगे। सॉल्वेंट भी है सेम, सॉल्वेंट का अमाउंट भी है सेम, तो आपकी जो मोलालिटी रहती है ना, ऐसे केस में जो भी आपकी मोलालिटी रहती है, मतलब छोटा एम, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के इक्वल हो जाती है। कब? अगर सॉल्वेंट सेम हो जाए और सॉल्वेंट का अमाउंट भी सेम हो जाए। तो देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख पाएंगे, देखो इधर डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि डेल्टा टी बी तो एज इट इज है, के बी एज इट इज है, एम के जगह पे, मोलालिटी के जगह पे मैंने डब्ल्यू को लिख दिया, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अगर ये 1 हो जाए तो ये भी 1 रहेगा। सेकंड केस में देखेंगे, अगर ये 2 हो जाए, डेल्टा टी बी 2 टाइम्स, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, मैं इसका रेशो लूंगी, डेल्टा टी बी 2 टाइम्स अपॉन डेल्टा टी बी 1 टाइम इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू 2 अपॉन के बी इंटू डब्ल्यू 1। कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, के बी से के बी कैंसिल हो गया, ठीक है। देखेंगे W2 का वैल्यू कितना दे रखा है 30, W1 का वैल्यू कितना दे रखा है 50, ठीक है, 30 अपॉन 50 है। अब हम लोग को करने का है आगे, अगर सपोज मैं बात करती हूँ आगे की, तो देखो आगे कैसे करेंगे, डेल्टा टी बी 2 टाइम्स अपॉन डेल्टा टी बी 1 टाइम्स इक्वल्स टू हो रहा है 30 अपॉन 50। तो इस डेल्टा टी बी 1 टाइम को मैं ऊपर भेज सकती हूँ, तो मैं इसको ऊपर भेजूंगी इंटू डेल्टा टी बी 1 टाइम्स, तो 30 अपॉन 50, डेल्टा टी बी 1 टाइम का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो रहता है 1.2 केल्विन, डेल्टा टी बी 2 टाइम्स। देखो मैंने आपका ये वाला आंसर भी सॉल्व करवा दिया है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे ना कि यहाँ पे ये कैसे करेंगे, समझ जाओ, ये कंडीशन आ गई ना मोलालिटी की जगह पर डायरेक्ट मास रखने का। कैसे रखने का वो मैंने यहाँ पे एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करवा के दिया है, टेंशन मत लो, नोट्स मिल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे, यस चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि है टाइप 2 के, जिसमें आपको आते हैं टोटल 3 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है। डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 के, जिसमें होंगे आपके 3 मार्क्स। देखते हैं इस थिंग को कि क्या कहता है। आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग दिस वीडियो अ लॉट। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं कमेंट्स, आई प्रॉमिस मैं ज़रूर सारे कमेंट्स आपके पढ़ूंगी, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसलिए मैं डिलीटेड वाला पोर्शन स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े हैं। आई नो योर नेम्स ऑल्सो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कमेंट्स करो ताकि मुझे पता चले कि क्या आपका ये है, ठीक है। चलिए देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को जो कि रहेंगे आप टाइप 2 के। तो अब यहाँ पे आते हैं टाइप 2 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टाइप 2 में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो है 3 मार्क्स के। देखो अगर 3 मार्क का पेपर में आता है तो अकॉर्डिंगली आंसर देना है, तभी 3 मार्क मिलेंगे। फर्स्ट आपको बोला गया डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्वेंट। वो आपको बोल रहा है कि एक्सप्रेशन दो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आपको ये वाली चीज को एक्सप्लेन करना है। चलिए देखेंगे इस थिंग को कि ये चीज क्या कहती है। एक बार वैसे तो देखो ये डायरेक्टली दे रखा है, मैंने आपको यहाँ पे भी एकदम मस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बुक में देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बुक में खूब थ्योरी पार्ट दे रखा है एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से। दिस नोट्स विल बी देयर विथ यू, यू कैन टेक द प्रिंट आउट, यू कैन टेक द हार्ड कॉपी ऑफ दिस, और आइदर यू कैन स्टडी सॉफ्ट कॉपी विद द सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो, राइट। अब हम लोग देखेंगे इस थिंग को। देखो क्या करने का है यहाँ पे, सीधी सीधी बात, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में बोला गया है। एक बात याद रखना है, यहाँ पे एलिवेशन इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है ना, आपको यही वाला डेरिवेशन डिप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। पूरा फैशन सेम रहेगा, सिर्फ बी जो है ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी आता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या आता है एफ।
सेम एक्सप्रेशन रहेगा, बट वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की जगह पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकता है, याद रखना है उसको। चलो देखेंगे कैसा होगा। सबसे पहली चीज़ आप सबको पता है कि जो भी आपका डेल्टा टीबी होता है, डेल्टा टीबी का मतलब होता है के बी इंटू एम। मतलब सीधी सीधी बात ये कि मुझे मोलालिटी का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं ये नहीं निकाल पाऊंगी। तो अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, देखो मैं कैसे फ्रेम करती हूँ। आप ये मत देखो कि मैं क्या सॉल्व कर रही हूँ, आप ये देखो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, रट्टा मार के नहीं जा रही। अब मुझे मोलालिटी निकालना है। अब मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो अब मुझे ये दोनों का वैल्यू चाहिए। पहले मुझे ये निकालने के लिए ये चाहिए और ये निकालने के लिए मुझे ये दोनों चाहिए। तो चलो अब हम लोग निकालेंगे ये दोनों को। सबसे पहले जो मुझे निकालना है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की, तो इसी का मतलब होता है N2। तो आप सबको पता है इसका मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे N2 है, मास का मतलब होता है W, मोलर मास का मतलब होता है M। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलो ये तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ये निकालना है। देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, बहुत मैटर करता है। फिजिक्स में भी जब डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसा मत पढ़ते जाओ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी फिजिक्स के लिए उल्टा जाने की कोशिश करो, उल्टे से दिमाग लगाओ कि अब मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या निकालना है, ऐसा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का मतलब क्या होता है, W1 अपॉन 1000। ये होता है आपके केजी में। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा वो ये है कि N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। W2 का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट। W1 का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, चलो कुछ भी नहीं करने का, वैल्यू पुट अप करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का वैल्यू कितना है, W2 अपॉन M2। न मास ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू कितना है, W1 अपॉन 1000। मिल गया M का वैल्यू। अब M का वैल्यू मिल गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो क्या आएगा, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M का वैल्यू कितना है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 लिख देंगे। अब आपको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि पेपर में मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में आपको बोला गया है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, देखो इधर यहाँ पे आपका वैल्यू देखना है कैसे रहेगा, एकदम ध्यान दो। यहाँ पे रहेगा KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB। कुछ भी नहीं करना है, इस M2 को ऊपर भेज दिया, डेल्टा TB को नीचे भेज दिया, तो ये वाला अपना एक्सप्रेशन बन गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि अपन ने जो किया है वो सही है नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट है जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सॉल्व। ठीक है, चलो ये हो गया। देखो इतना अच्छा है, कुछ भी नहीं करना था, 3 मार्क फुकट के मिलेंगे, 3 मार्क मिल जाएंगे यार। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि यहाँ ये निकालना है, इसके लिए ये निकालना है, ये दोनों निकालेंगे, काम खत्म, संपला अपना काम। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे यस वी विल सी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, यहाँ पे सारे थेरोटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 मार्क 4 मार्क के लिए थेरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा है। तो याद रखो यार, थेरी वाले क्वेश्चंस में रट्टाफिकेशन होता है, रट्टा मारना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। लेकिन अगर ये आ जाता है ना तो बस यू विल बी लाइक, ठीक है, चलो फ्लाइंग, यू विल बी लाइक फ्लाइंग इन द स्काई। सो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है इसी के पार्ट में, एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ थीस्टल ट्यूब। थीस्टल ट्यूब जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जिसकी हेल्प से हम लोगों को क्या निकालना है, जिसकी हेल्प से हम लोगों को निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर को। देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे करने का क्या है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको ये ऐसा नहीं करने वाली कि पूरा थ्योरी के पॉइंट्स यहाँ लिख के दूंगी, फिर टिक मार्क कराऊंगी और बताऊंगी कि देखो ये ऐसा है। इतना टाइम वेस्ट होगा यार, वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं इसको ये नोट्स दे रही हूँ, आप पढ़ लेना, एकदम इजी लैंग्वेज में दिए, बुक से मत पढ़ो, क्योंकि बुक में एक्चुअली पॉइंट वाइज नहीं दिया है और अपन को पेपर में पॉइंट वाइज चाहिए। इसलिए मैंने देखो कितने सिस्टमेटिकली आपके लिए पॉइंट्स बना के बिल्कुल दिया है। नोट्स में भी देख सकते हो, नीचे से डाउनलोड जरूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कि यहाँ पे ये आपको क्या बोला गया है। मैं समझाती हूँ कंसेप्ट को एकदम क्विकली। देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट लिया है, और यहाँ पे मैंने एक थीस्टल ट्यूब ले लिया है। ये है आपकी थीस्टल ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को।
ठीक है, ये थिस्टल ट्यूब के अंदर है, मैंने कुछ सॉल्यूशन को लिया है, मैंने इसके अंदर में कोई सॉल्यूशन को लिया है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मेंशन कर देती हूँ दूसरे कलर से ताकि हम लोग को आइडिया मिल जाए। ये है आपका सॉल्यूशन। देखो क्या क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है इसका नाम है शुगर सॉल्यूशन, इसका नाम है शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे जो बाहर मैंने लिया है ये है आपका प्योर पानी, प्योर वाटर है। इस ट्यूब का नाम है थिस्टल ट्यूब। ठीक है, अब काम की बात जो है, यहाँ पे जो मैंने मेम्ब्रेन लगाई है इस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो क्या होगा, सीधी सीधी बात, कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसा है, लो, और इसके अंदर में शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई। अंदर है हाई, बाहर है लो, तो होगा क्या, आप सबको पता है, होगा तो ऑस्मोसिस। जो भी लोअर साइड है जिसका कंसंट्रेशन लो है वहां से मूवमेंट होगा टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। पता है ना ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, लो टू हाई, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हो गया, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इसमें से जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट जाएगा तो कुछ समय के बाद ये राइज होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। कुछ समय के बाद ये लिक्विड का लेवल राइज होगा। क्यों, पहले इतना सा था, अब बाहर का चीज अंदर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यस और नो, बिल्कुल बढ़ेगा, इसका लेवल बढ़ेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा। अब अगर पूरा भर गया तो कहाँ से और जाएगा यार, उसका साइज ही तो इतना सा था, ये चले गया, ये अंदर गया, ये बढ़ गया, अब और कहाँ से बढ़ेगा, पूरा तो वो हो गया ऑक्यूपाई। अब देखो क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा, कुछ समय के बाद यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, वो प्रेशर फोर्स करेगा इसको, जिसके वजह से जो भी बाहर आया था ना, जो भी अंदर से बाहर गया था ना, वो वापस बाहर आ जाएगा। समझा या नहीं, सुनो, पहले लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन गए, बाहर से अंदर गए, ये लेवल बढ़ा, कुछ समय के बाद ये पूरा फिलअप हो गया, अब क्या होगा, अब तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा जिसका नाम रहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या करेगा, वो प्रेशर वो सबको बाहर कर देगा जो पहले अंदर आए थे, मतलब जो पहले अंदर एंटर हुए थे, अब वो सब बाहर निकल जाएंगे, वो सब बाहर रिलीज हो जाएंगे, अब वो सब बाहर आ जाएंगे। समझा या नहीं, तो ये जो प्रेशर है इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने देखो क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये है, या इस प्रोसेस को कहा कह रहे थे हम लोग ऑस्मोसिस, लो टू हाई वाले प्रोसेस को ऑस्मोसिस कह रहे थे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने ऑस्मोसिस को स्टॉप करवा दिया, इसीलिए इस प्रेशर को और एक नाम से कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी ने अगर पूछा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन भी बता रही हूँ, तो याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये ऑस्मोटिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देता है, इसलिए इस प्रेशर का नाम क्या होगा, ऑस्मोसिक प्रेशर। समझा या नहीं, चलो ये तो हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऐसा नहीं कि मैं पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, टाइम अपन को मैनेज करने का है। चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग को, हम लोग देख रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को। अगर मैं बात करती हूँ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस की, तो ये है आपका थर्ड वाला, ऑस्मोसिस को स्टडी करने का है। मैं आपको एकदम जस्ट डायग्रामेटिकली बताने वाली हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने जो यहाँ पे देखा वो ये है कि आप लोग सपोज एक बॉक्स को या कोई भी बीकर को कंसिडर कर रहे हो, सेंटर में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाई है। आप सबको पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्वेंट को बाहर जाने देती है बट सॉल्यूट को नहीं जाने देती है। ठीक है, जिसको नहीं समझता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, बस अपनी चाय छानने की, चाय जो छानते हैं जिसमें वो छाननी समझ लो यार, उसमें अगर आपने चाय डाली तो क्या होता है, चाय नीचे चले जाती है क्योंकि चाय जो है वो पानीदार है, वो सॉल्वेंट है, बट जो आपकी चाय पत्ती रहती है वो उसके ऊपर ही रह जाती है क्योंकि वो क्या है, सोल्यूट है। समझा ना, तो ये अपना समझने का तरीका है। चलो उसके बाद में ये है कि अब यहाँ पे आपको क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे है कंसंट्रेशन लोअर, यहाँ पे है कंसंट्रेशन हायर, और इसी को हम लोग कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, और इसी को आप लोग बोल सकते हो प्योर सॉल्वेंट,
और इसी को आप लोग कह सकते हो सॉल्यूशन। देखो ये तीनों अलग अलग नाम है, जरूरी नहीं है कि पेपर में हो सकता है आपको यही पूछा जाए, ये भी पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने आपको अभी बताया लो टू हाई, क्या याद रखने का, लो टू हाई। आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे याद रहेगा लो टू हाई, बस इतना समझ लो जिन लोगों ने मेरे क्लास किए हैं उनके मार्क्स लो से क्या बन जाएंगे, हाई। उनके मार्क्स हाई हो जाएंगे जिन्होंने किया है क्लास, मतलब याद कैसे रहेगा, लो टू हाई। तो जो भी यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी है उनका मोमेंट कैसा होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो टू हाई। डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड या तो प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। लो टू हाई याद कैसे रहेगा, मेरे क्लास करने के बाद सबके मार्क्स क्या हो जाएंगे, हाई, लो टू हाई। चलो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ पे आपको बोला गया विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। वो आपको बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। ये जो ग्राफिकल वाला क्वेश्चन है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा। एक तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का आएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का, रट्टा मार लो जिसको नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4th वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते। मैं वहाँ पे भी आपको थ्योरी नहीं समझा रही हूँ, कंसेप्ट समझा रही हूँ। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि एक्सप्लेन करो। देखो कैसे होगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है वेपर प्रेशर को और यहाँ पे मैंने लिया है टेम्परेचर को। एक तरफ मैंने लिया है वेपर प्रेशर को और दूसरे तरफ मैंने लिया है टेम्परेचर को। यहाँ पे ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर सॉल्वेंट रहेगा या नीचे सॉल्यूशन रहेगा, कंफ्यूजन तो होता ही है ना। तो देखो कैसे याद रखेंगे, आपको बस उतना याद रखना है कि सॉल्वेंट का हमेशा वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको ये भी समझाया था कि सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट होता है, बहुत सारे वेपर्स निकलते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट आ जाता है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से वेपर्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। उसी के वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहता है, कम रहता है। चलो ये तो हो गया, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट मुझे इसको बॉइलिंग पॉइंट से कोरिलेट करने का है। तो बस आपको इतना ही समझना है, याद आपको बस इतना ही रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वेपर। आधे लोग सोचेंगे कि मुझे कैसे याद रहेगा इसको, बस याद रखो ना, आप जब गंज में पानी को डाल के गंज में गैस चालू कर देते हो तो पानी उबलता है, बॉईल होता है, होता क्या है, लिक्विड पानी के वेपर्स बनते हैं। पता है ना, पानी गर्म किया होगा सबने, लिक्विड पानी के वेपर्स बनते हैं, और क्या होता है। तो बस वही वाली चीज है, लिक्विड का कन्वर्शन हो गया वेपर में। यहाँ पे कुछ और मत लिख के आना, लिक्विड बॉईल किया होगा ना घर में, वेपर में ही तो कन्वर्ट होता है, भाप में ही तो कन्वर्ट होता है पानी। चलो ये तो हो गया। अब आपको क्या याद रखना है, देखो सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं बात करती हूँ सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर कैसा है, सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर है ज़्यादा, हाई है। और अगर मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का आपका जो भी वेपर प्रेशर है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है आपका लेस। अब खुद ही सोचो, अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ज़्यादा तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम लगेगा, टेम्परेचर कम लगेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ इसका वेपर प्रेशर लेस है, मतलब इसको जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा लगेगा। अगर इसको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। आधे लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही समझो उनके लिए, यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। सोचो रे सोचो, एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब ही तो इंक्रीज होता है ना। मतलब जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ जाएंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, नाम ही तो है एलिवेशन, इंक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने पर वो इंक्रीज होगा। बस वही वाली चीज़ है, सॉल्वेंट में है कम, सॉल्यूशन में है ज़्यादा।
क्योंकि नाम ही क्या है, एलिवेशन इंक्रीज, समझा या नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया डिस्कस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। चलिए अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 को, 5th प्रॉब्लम को देखते हैं। 5th प्रॉब्लम में देखो क्या करने का है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए। सबसे पहले आपको मास दे रखा है 3 ग्राम, मास का वैल्यू दे रखा है 3 ग्राम, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दे रखा है, मोलर मास का आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। नेक्स्ट केस में आपको जो मास दे रखा है वो दे रखा है सेट बी के लिए, आपको जो मास दे रखा है वो है 8.55 ग्राम्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 500 ml। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास इसका निकालने का है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको इसके केस में निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, यस, मोलर मास निकालना है। देखो करने का क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़, ये ml में है, ये ग्राम में है, तो आपको इसको भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 ml। दूध लिया है ना, चलो दूध लेते हैं, जो लोग मिल्क लेते हैं उनको पता है मिल्क की कैलकुलेशन। चलो ये तो हो गया। अब ये है आपके ए सेट के लिए, ये है आपके बी सेट के लिए, तो ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये भी 1, ये 2, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हम लोग को आगे फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको बोला गया है आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक का मतलब ही क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसंट्रेशन, तो उसका वैल्यू देखो क्या रहता है, CRT अपॉन V, और यहाँ पे आएगा W2 अपॉन M2, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू रहेगा W1 अपॉन M1, यहाँ पे आपका वैल्यू रहेगा W2 अपॉन M2, RT अपॉन V, 1 और V2, ठीक है। सेम चीज़ें देखो, कुछ भी नहीं करने का, W1 RT अपॉन M1 V1 बिल्कुल मैंने दे दिया है। अब अपन लोग को देखो क्या करने का है, आइसोटोनिक है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ये जो है ये इसके इक्वल है। तो अब हम लोग इनको इक्वेट कर सकते हैं। देखो W1 RT अपॉन M1 V1 इक्वल्स टू W2 RT अपॉन M2 V2। आपको M2 निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। M2 का वैल्यू कैसा बनेगा, देखो उधर, ये M2 इधर जाएगा, W2 RT इंटू M1 V1 अपॉन V2 W1 RT। या तो देखो एक और तरीका है इसको करने का, अगर हम लोग को ज़्यादा इसको सोचने का नहीं है तो देखो R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, मेरे दिमाग में नहीं आया। अब देखो इधर, अगर इस M2 को लिखने का है तो कैसे लिखेंगे, W2 M1 V1 अपॉन V2 W1। लोग वो सोच रहे होंगे क्या चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ रहा। देखो इधर W2 एज इट इज़ था, ये M1 V1 ऊपर चले गए, नीचे में V2 एज इट इज़ था, ये W1 नीचे आ गया, ये M2 ऊपर चले गया, काम खत्म। चलो करेंगे आगे, एक बार चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने किया है वो सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है। चलो देखेंगे आगे। W2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 8.55। M1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 60। V1 का वैल्यू कितना दिया है, 1000 ml में ही लेना। V2 का वैल्यू कितना दिया है, 500 ml। W1 का वैल्यू कितना दिया है, 3। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके M2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 342 ग्राम पर मोल। देखो मैं आपका लोड कितना इजी कर दे रही हूँ। लाइक ज़रूर करना। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट, ये मैंने सॉल्व करके दिया है PDF में। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का। देखते हैं, लेट्स लुक इनटू द गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो बिलोंग करते हैं 3 मार्क्स को। चलिए देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपको कहता क्या है। 6th वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 6th वाले क्वेश्चन में आपको कह रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज। प्योर सॉल्वेंट का आपको वेपर प्रेशर दे रखा है। आप सबको पता है कि अगर बात की जा रही है सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट की, तो वेपर प्रेशर में हमेशा नॉट आता है। इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 0.0277 बार, ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट। देखो ध्यान से देखने का है कि आपको यहाँ पे क्या क्या कह रखा है। यहाँ पे आपको पहली चीज़ दे रखी है, फिर आपको पूछ रहा है वो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको वो पूछ रहा है। सेकंड थिंग आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे आपको बोल रहा है 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट है। मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट का मतलब ही होता है W, और वो वैल्यू आपको दे रखा है 6 ग्राम, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है, और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास दे रखा है।
मोलर मास भी आपको सोल्यूट का दे रखा है, तो इसका वैल्यू हम लोग लेंगे, मोलर मास को हम लोग हमेशा m से रिप्रेजेंट करते, ये वैल्यू है आपका 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसको भी मैं 2 ले लेती हूँ, इसको भी मैं 2 ले लेती हूँ, क्योंकि सोल्यूट को हम लोग 2 मान के चलते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा आप इसको 1 मानेंगे तो भी चलेगा, बट सोल्यूट को हम लोग जनरली 2 मानते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ही आपको W1 दे रखा है, और वो वैल्यू आपको दे रखा है 50 ग्राम्स। देखो यार, अच्छे से करके जाना, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। चलो करेंगे अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन की, तो आप सबको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी का मतलब होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ठीक है, इसका मतलब X2 होता है, तो X2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1, और N2 का मतलब ही क्या होता है, W2 अपॉन M2, और N1 का मतलब ही क्या होता है, W1 अपॉन M1। देखो, मैं आपको डायरेक्टली ये भी दे सकती थी, बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग रट्टा मारे, तो देखो क्या करने का है, X2 का मतलब होता है N2 अपॉन N1, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम लोग यहाँ से दूसरा वाला N2 नहीं लेते। N2 के लिए क्या आएगा, W2 अपॉन M2, और N1 के लिए क्या आएगा, W1 अपॉन M1। बन गया अपना फॉर्मूला। चलो लिखेंगे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 M1 अपॉन M2 W1। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके वैल्यूज को। अगर बात करते सब्स्टिट्यूशन की, P1 नॉट का वैल्यू कितना है, P1 नॉट का आपका वैल्यू है 0.0277। ठीक है, माइनस P1 का वैल्यू आपको निकालना है अपॉन P1 नॉट का वैल्यू 0.0277 इक्वल्स टू W2 का वैल्यू कितना है 6, M1 का वैल्यू M1 का वैल्यू नहीं दिया है। फंस गए सारे के सारे लोग, सोच रहे होंगे M1 तो दिया ही नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूं। याद करो, कुछ खाया था आपने, कुछ कसम खाई थी। वो चीज़ ये थी कि कहीं पे भी अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो आपको उसको पानी समझना है, और पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है, तो उसके जगह पे मैं 18 को रखूंगी। अपॉन में M2 का वैल्यू कितना है 60, W1 का वैल्यू कितना है 50। चलो ये तो अपना हो गया, आप करने का है आगे। देखो होगा क्या, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ को सॉल्व करने का है, तो ये वाला जो कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है 0.036 इसका वैल्यू है। सॉल्व करेंगे इसको आगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, 0.0277 माइनस P1 अपॉन 0.0277 इक्वल्स टू 0.036। ये वाला पार्ट ऊपर लेके चल जाएंगे, तो 0.0277 माइनस P1 इक्वल्स टू 0.036 इंटू ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा 0.0277, तो इसका वैल्यू जो आपका आता है वो आता है 0.0008172, 0.0008172। आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब सोचो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस P1 को उधर भेज देंगे। जब ये माइनस P1 उधर जाएगा तो ये प्लस P1 बन जाएगा, तो चलो ये प्लस P1 बन गया। ये वैल्यू एज इट इज थी 277। अब देखो क्या होगा, ये थे प्लस, जब ये एरो के इस साइड में आएगा तो ये माइनस बन जाएगा 0.0008172। ये क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन इधर से इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस इधर से इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो P1 का वैल्यू है वो आता है 0.022। सॉल्व करो, आएगा आंसर, डेफिनेटली आएगा। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन बैंक। चलिए देखेंगे लास्ट पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है 4 मार्क का। अब सोचो यार, सोचो ये 4 मार्क का है, मतलब कहीं ना कहीं ये कैसा रहेगा, आपको बहुत सारे मार्क्स देके जाएगा और लास्ट वाले सेक्शन में आएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, न्यूमेरिकल नहीं है हार्डली। देखते हैं इसको। व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द रीजन and the diagram the positive and the negative deviation from the Raoult's law shown by the non ideal solution। मतलब आपको यहाँ पे जिस तरीके से मैंने नोट्स में ग्राफ प्रेजेंट किए हैं, पॉइंट्स प्रेजेंट किए, बिल्कुल ऐसे लिखने का है। बुक से मत जाओ, बुक में पॉइंट्स नहीं दिए, देखो मैंने कितने सिस्टमैटिकली पॉइंट्स भी दिए। चलिए देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को कि ये वाला क्वेश्चन आपका कहता क्या है। ऐसा पढ़ाऊंगी ना ये क्वेश्चन को कि सारे के सारे करके आएंगे, अगर आगे तो रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि है 4 मार्क्स ईच। चलो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपको बोल रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो रे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सबको पता है क्या होता है।
जो ओबे नहीं करते रूल्स को, उनका नाम क्या है? नॉन, क्योंकि वो ओबे नहीं करने वाले। वो खुद बता रहा है मेरे नाम में नॉन आ रहा है, मतलब मैं रूल्स को ओबे नहीं करने वाला हूँ, रूल्स को ओबे नहीं करने वाला हूँ। चलो देखेंगे। नेक्स्ट आपको बोला गया डेविएशन। सबको पता है डेविएशन तो आता ही है। कौन सा टाइप करेंगे? पॉजिटिव, एक अगर है पॉजिटिव, दूसरा क्या रहेगा? नेगेटिव डेविएशन। चलो देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है और पॉइंट्स कैसे लिखना है, मुझे कैसे याद रहेगा। देखो इधर थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करती हूँ पॉजिटिव डेविएशन की, अगर कोई स्टूडेंट ने साल भर पढ़ाई नहीं भी किया है ना, अगर वो ये क्लास को देख लेना सारे के सारे, तो मैं गारंटी देती हूँ उसको आराम से 60 से 70 मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 100। क्योंकि अपन जो ये क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें पूरा ही चैप्टर कवर हो जा रहा है। अब और कोई क्वेश्चन बचते ही नहीं है यहाँ से निकालने के लिए बुक में से। और क्वेश्चन बैंक के अलावा आप सोच रहे होंगे और कोई क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन और कोई क्वेश्चन बचेगा तब आएगा ना। सभी तो क्वेश्चन कवर हो गए भाई, उसमें कुछ भी बचा ही नहीं, अब सब कवर हो गया। इतना भी कर लिया तो आराम से आ जाते हैं मार्क्स। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ पॉजिटिव डेविएशन के केस में, तो पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ जो है वो है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस, ये है आपका वेपर प्रेशर का ग्राफ वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। ये कुछ इस तरीके से है। हम लोग एकदम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही ले लेंगे। यहाँ पे भी आपने वेपर प्रेशर लिया है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ उसको याद रखने का। यहाँ पे भी आपने मोल फ्रैक्शन लिया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम ध्यान देना। पहले केस में आपका डेविएशन है पॉजिटिव, मतलब ये सारे जो भी टर्म्स है ना ये ऊपर से जाएंगे। और सेकंड केस में आपका डेविएशन है नेगेटिव, मतलब ये सब नेगेटिव, मतलब नीचे से जाएंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि मुझे कैसे याद रहेगा कि ऊपर से करना है या नीचे से। देखो ना, इसका नाम ही है पॉजिटिव। अगर डेविएशन पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब ऊपर से जाएगा, प्लस में जाएगा ना ऊपर। अब इसका नाम ही है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या रहता है? नीचे। एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नीचे। समझा या नहीं? मतलब यहाँ पे कर्व कैसा रहेगा? नीचे रहेगा, नेगेटिव है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नीचे। चलो अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो ऑब्जर्व किया है दोनों केसेस में, वो ये है कि यहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है। देखो वो खुद ही बता रहा है, वो खुद ही आपको बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो रहेगा ना सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो कैसा रहेगा? वो ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट सॉल्यूट से, और सॉल्यूट सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। समझा ना? देखो क्या करने का है। पॉजिटिव है, नाम ही पॉजिटिव है, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूट सॉल्वेंट का कैसा है? ज़्यादा है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, दिख रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव की, नेगेटिव में एन आता है, नीचे में एन आता है, नीचे से जाएंगे नेगेटिव आएगा। देखा क्या कि जो भी आपका वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट का, सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो कैसा रहेगा? वो लेस रहेगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। और देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पे किया है उसका उल्टा यहाँ कर देंगे। अब सेकंड थिंग आप लोगों ने जो ये किया है, वो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कि अट्रैक्शंस। यहाँ पे भी रहेंगे आपके अट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अट्रैक्शन कैसे रहेंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। याद नहीं रहता है, लेकिन मैं बहुत अच्छा ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट रहेगा अट्रैक्शन का, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपका रहेगा सॉल्यूट सॉल्यूट और रहेगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अगर मैं आपको इसी चीज़ को स्क्रीन पे पढ़ा देती थी टिक मार्क करा करा के तो समझ में नहीं आता था। देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना। ये है ज़्यादा, नाम ही है पॉजिटिव, ज़्यादा रहेगा, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है ज़्यादा। अगर ये है ज़्यादा तो ज़्यादा का उल्टा क्या होता है? लेस। इसका उल्टा कर देना। यहाँ देखो ये है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे, देखो नीचे जा रहा है, लेस। अगर ये है लेस तो लेस का अपोजिट क्या होता है? ग्रेटर। समझा या नहीं? मिल जाएंगे 4 मार्क, अगर आ गया तो 4 मार्क मिलेंगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
यहाँ पर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेकंड प्रॉब्लम। वो आपको बोल रहा है एक्सप्लेन विथ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट, गिव द रीजन फॉर सच अ लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सुनो, एक तो ग्राफ लिख के रख लो, कहीं पे लिख के देती हूँ। एक तो ग्राफिकल वाला क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का आएगा 4 मार्क के लिए, या तो ग्राफिकल वाला क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आएगा, लेकिन आएगा जरूर। 4 मार्क के लिए आएगा, 4 मार्क के लिए या तो 3 मार्क के लिए, 101% 4 या 3 मार्क के लिए आएगा। एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आएगा या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आएगा। ठीक है, चलो अब अपन लोग देखेंगे इस इस थिंग को कि ये वाली थिंग आपकी क्या कहती है। देखो, अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रट्टा वाला क्वेश्चन है, या रट्टा मत मानना, लेकिन कंसेप्ट को समझ लेना। कंसेप्ट मैंने समझाए हुए थे वीडियोस में, याद है ना। तो मैंने आप लोगों को ये नोट्स के फॉर्म में सब कुछ दे दिया है। यहाँ पे सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, आप देख सकते हो वहाँ से। पॉइंट टू पॉइंट दिया, बुक में पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिया है, बहुत सारे पेजेस दे रखा है, बिकता कौन याद रखता है। चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे के पार्ट की तरफ। तो आगे के पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, टेंशन मत लो। वो आपको बोल रहा है वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व की हेल्प से आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट को। हम लोग एक बार सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस फैशन में, ठीक है। ये है आपका वेपर प्रेशर, ये है आपका टेम्परेचर, और कर्व जो है वो कुछ इस फैशन में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका एक टेम्परेचर है। ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये है आपका सॉलिड सॉल्वेंट के लिए, ये है आपका लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, और ये है आपके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ, देखो क्या होता है। इसका नाम है डिप्रेशन। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में ही बताया था क्लास के कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन का मतलब ही होता है डिक्रीज, है ना। मतलब जब हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट को और जाएंगे हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होने वाला है, वो डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि नाम ही है डिप्रेशन। डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डिक्रीज, समझा या नहीं। तो सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। चलो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है डिक्रीज क्यों होगा। कंसेप्ट को समझो यार, कंसेप्ट को देखो क्या होगा। ये है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को फ्रीज करने रखा, बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा। बट अगर मैं बात करती हूँ इसकी, इसमें सॉल्यूशन को लिया है। अब सॉल्यूशन में क्या है ना, सॉल्वेंट तो है ही, साथ ही साथ आपने यहाँ पे कुछ ये डाला है, कुछ सॉल्यूट डाल दिया है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो सॉल्यूशन होता है। अब ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और ये है आपका सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी है, जिसमें सॉल्वेंट भी है। चलो ये तो हम लोगों ने कर लिया। आगे क्या देखा गया, आगे यहाँ पे ये देखा गया, ये जो है इसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर, मतलब आपने यहाँ पे ये किया कि जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ गए तो यहाँ पे आपका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिक्रीज हुआ, डिप्रेस हुआ। उसका रीजन ये है, यहाँ पे सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन जो थे, सपोज ये है, मैं ब्लैक से ड्रॉ करूंगी, सपोज ये है आपकी सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट की दोस्ती बहुत तगड़ी थी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से अटैच थे। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्ती जो है वो फीकी पड़ गई, क्योंकि रीजन ये, क्योंकि बीच में कोई आग लगाने वाला आ गया। ये भी एक फ्रेंड था, ये भी एक फ्रेंड था, ये दो काफी अच्छे फ्रेंड थे। तीसरा जो फ्रेंड था वो जेलस वाला फ्रेंड था, मतलब उसने क्या किया, उसने ये दोनों फ्रेंड के बीच में आग लगा दी। इसकी चुगली इसको कर दी, इसकी चुगली इसको कर दी। अब ये दोनों के बीच में आग लगा दी तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, समझा या नहीं। बस इतना ही समझ लो, अगर दोनों आते हैं नजदीक, अट्रैक्ट हो जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट वो रहेगा आपके सॉल्वेंट का, जो कि रहेगा ज्यादा। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूट आ गए, कुछ ऐसे फ्रेंड आ गए जिन्होंने आग लगा दी, इसकी चुगली इसको कर दी, इसकी चुगली इसको कर दी, अब वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, मतलब वहां पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, डिप्रेस हो गया। नाम क्या रहेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कंसेप्ट को समझा दिया है। चलिए गाइस मूव करते हैं द मोस्ट अवेटेड लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस चैप्टर। देखते हैं इसको ये कहता क्या है। चलिए देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को। वो आपको बोल रहा है एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसको बता देती हूँ मुँह से। एक ऐसी मेम्ब्रेन, मैंने बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ही समझ लो अपनी चाय पत्ती छानने की चालनी। जब उसके ऊपर चाय डालेंगे, टी डालेंगे तो क्या होगा, चाय नीचे जाएगी, बट चाय पत्ती तो ऊपर ही रह जाती है ना। सॉल्वेंट नीचे जाएंगे, सॉल्यूट नहीं जा पाएगा, ये हो गई सेमी परमिएबल। ऑस्मोसिस क्या होता है, लो टू हाई, याद रखना है। मेरा क्लास करने के बाद आपके मार्क्स कैसे होंगे, लो टू हाई। सॉल्वेंट
जो भी आपका मूवमेंट है वो कहाँ से होगा, नेट फ्लो कहाँ से होगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन, समझा या नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर दे, उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट आइसोटोनिक, आइसो का नाम ही आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब होता क्या है, टोनिक किसी का नाम नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा सेम। एक और बात, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ध्यान से सुनो। मैंने नोट्स जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए, प्लीज गो एंड डाउनलोड दैट पीडीएफ। if it is possible for you, take the printout of it so that you can study it from the hard copy, so that you can do the markings and all, right? Second thing, if you will go with the textbook right now, so textbook you need to go out and search all the points, and that is not possible for you right now, क्योंकि इतना possible नहीं है हमारे लिए this in 30 days, right? We have to cover all the other subjects also. So just go through this PDF and please do like and comment so that I will be very motivated to make other chapters solutions also for you with explanation. Thank you very much.